बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और लाइक भी कर रहे हैं। ख़ास तौर पर मेरी लास्ट वीडियो रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्री अबाउट असाइलम सीकर्स, उसको आपने बहुत पसंद किया है, तो उसी के सिलसिले में मैं एक और वीडियो बना रहा हूँ। फ्रेंड्स, ये वीडियो असाइलम का तरीक़ाकार जर्मनी में एक पार्ट में कवर नहीं हो सकती, तो इसके मुतअद्दिद पार्ट्स होंगे। पहला पार्ट भी मैं आपको इसमें असाइलम का तरीक़ाकार का इनिशियल प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा, और इस पूरी सीरीज़ में असाइलम का मुकम्मल तरीक़ाकार, इसमें मैं आपको सिंगल्स और फैमिलीज़ दोनों के बारे में बताऊंगा कि इसमें क्या डिफरेंस है, इसको डचलैंड या जर्मन गवर्नमेंट किस तरह से देखती है, और इसका तरीक़ाकार क्या होगा। दोनों के लिए, सिंगल्स के लिए थोड़ा डिफरेंट है और फैमिलीज़ के लिए थोड़ा डिफरेंट। तो इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया। फ्रेंड्स, आई एम श्योर कि इतनी डिटेल्ड वीडियो असाइलम के बारे में अभी तक किसी ने नहीं बनाई होगी, जो कि बहुत ही ऑथेंटिक है और लेटेस्ट जो कवानीन हैं डचलैंड या जर्मन के, उसके मुताबिक ये वीडियो बनाई जा रही है, ताकि आपको आज का जो लेटेस्ट प्रोसेस है, इवन के कोविड-19 के बाद क्या सिचुएशंस हैं, वो सारी मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो इसके लिए आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरी इस सीरीज़ के तमाम पार्ट्स गौर से देखें और समझें, और अगर आपके जहन में कोई भी सवालात हैं तो वो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं उसके कमेंट्स में जवाब भी दे दूंगा। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को गौर से देखें, सुने और समझें। ये आपके लिए बहुत ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगी। जी फ्रेंड्स, जर्मनी में जो इदारा रेफ्यूजीज़ को मैनेज करता है, उस इदारे को बाम्फ कहते हैं, BAMF, जैसे कि आपको सामने पिक्चर पे स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा है। इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनती है फेडरल ऑफिस फॉर माइग्रेशन एंड रेफ्यूजीज़, और जर्मनी में या जर्मन में इसको BAMF को जो इसका एब्रीविएशन बनता है वो है बुंदेसएम्ट फॉर माइग्रेशन und फ्लुchtलिंग, ये इसका एब्रीविएशन बनता है डचलैंड में। बुंदेसएम्ट जर्मन ज़बान का लफ्ज़ है, इसका मतलब है फेडरल, और बाकी फ्लुchtलिंग इसका मतलब रेफ्यूजीज़ या असाइलम सीकर्स होता है। इस की वेबसाइट बाम्फ को आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, और बाकी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैंने डाल दिया है, आप उसको ओपन करके चेक कर सकते हैं। उस पर लेटेस्ट अपडेट्स आती रहेंगी, लेकिन उसमें हर चीज़ वैसी नहीं होती जैसा कि आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। वो एक लीगल प्रोसेस जिस तरह है वहाँ का, उसमें वो चीज़ें हैं, स्टेप्स उसमें होंगे, लेकिन वहाँ पर आपको क्या तरीक़ाकार इख्तियार करना चाहिए, किस तरीके से आपने अप्लाई करना है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जैसा कि आप में से बहुत से दोस्तों को पता होगा कि जर्मनी के 16 रीजन हैं, 16 रीजन्स, तो उन सब को जो मैनेज करता है, जैसे पाकिस्तान में या दूसरे मुल्कों में डिफरेंट रीजन्स या प्रोविंसेस होते हैं,
तो उसको वफाक कंट्रोल करता है या फेडरल गवर्नमेंट। जो इसका इदारा है वो मैंने आपको बता दिया है, बाम्फ है। लेकिन हर रीजन के थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है कवानीन में, वहाँ की गवर्नमेंट के हिसाब से, वहाँ के कुछ बजट के इश्यूज होते हैं, उसके हिसाब से कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस होती हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस रीजन में किस तरह है। लेकिन मेनली जो इसका तरीक़ाकार है, जो स्टेप्स हैं, वो मैं आपको वन बाय वन अभी बताने जा रहा हूँ। जी फ्रेंड्स, इसके प्रोसेस की तरफ जाने से पहले आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपके जहन में कोई सवालात हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। शुक्रिया। जी फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो मुझे मिली है। इसमें एग्जैक्टली प्रोसेस दिखाया गया है कि क्या प्रोसेस होता है असाइलम का। ये एक इराकी लड़का है, ये असाइलम के लिए आया है। इसमें ये लड़का क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेगा, एग्जैक्टली यही तरीक़ाकार है। इसी तरह कोई भी बंदा जब असाइलम के लिए जाता है तो वो अपना उसका जो ज़रूरी सामान है वो उसके पास होता है। ये कैंप भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं जैसे आप ये देख सकते हैं। कुछ इनिशियल होते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, बाद में उनकी ट्रांसफ़र होती है डिफरेंट कैंप्स में, डिफरेंट रीजन्स में, और बाद में एक और ट्रांसफ़र होती है। वो आपको मैं पहले दिखा भी चुका हूँ, बता भी चुका हूँ, और आगे भी इस प्रोसेस में आपको दोबारा से बताऊँगा। और जाते साथ वो कोई सवाल जवाब नहीं करते, किसी किस्म का कोई स्ट्रेस नहीं। ये नहीं पूछते आप क्यों आए हो, किस लिए आए हो। कोई सवाल जवाब नहीं, सिर्फ दो चीज़ें पूछते हैं, आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ, और उसके बाद आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें दे देते हैं, जैसे कि इस वीडियो में दिखा रहे हैं। आपको खाना भी, अगर लंच का टाइम है तो आपको लंच दे देंगे उसी टाइम, वो डिस्पोजेबल पैकिंग में होती है जो भी वहाँ पर जो लंच है। और टॉवल दे देंगे, शैम्पू, साबुन, रेज़र। जो एक बंदा अगर कोई सफ़र से आता है तो उसके लिए क्या ज़रूरी चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें उसी टाइम उसको प्रोवाइड कर देते हैं। पहले इनिशियल प्रोसेस में बिल्कुल भी कोई सवाल जवाब नहीं है। पहले जाते साथ वो ये आपसे नाम और ये दो चीज़ें लेंगे, डॉक्यूमेंट्स भी नहीं मांगे, कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगते, सिर्फ दो चीज़ें पूछते हैं, और उसके बाद आपको ज़रूरी चीज़ें, टिश्यू वगैरह, ये सब चीज़ें दे देते हैं, और फिर आप जाके कमरे में रेस्ट करते हैं। 1-2 दिन के बाद आपका अगला प्रोसेस शुरू होता है। ये आप देख सकते हैं कि लड़के को बिस्तर भी दे दिया है, नई बेडशीट्स होती हैं बिल्कुल, अगर नई नहीं होंगी सम टाइम तो पैकिंग में होती हैं, और सम टाइम बिल्कुल वॉश्ड, ड्राई क्लीन और सैनिटाइज हुई हुई चीज़ें होती हैं। साफ़ सुथरे आपको बिस्तर देते हैं। ये रूम भी आप देख सकते हैं, इस तरह का रूम होता है। कुछ 4 सीटर रूम होते हैं, 4 पर्सन होते हैं, छोटे रूम्स होते हैं। जैसे कि इसमें 4 सीटर रूम दिखाया गया, 4 बेड लगे हुए हैं ऊपर नीचे मिला के, और कुछ होते हैं 8 बेड्स के रूम होते हैं, वो बड़े रूम होते हैं। फिर जब आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं 1-2 दिन के बाद, फिर आपका प्रोसेस शुरू होता है रजिस्ट्रेशन वाला। उसमें सबसे पहले आपकी पिक्चर लेते हैं, और फिर फिंगरप्रिंट्स लेते हैं। फिंगरप्रिंट्स 10 उंगलियों के लेते हैं, 10 की 10 उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स लेते हैं। वो इसलिए कि कहीं ये बंदा किसी यूरोप के किसी दूसरे कंट्री में तो असाइलम करके नहीं आया, क्योंकि आप यूरोप के जिस मुल्क में भी जाएंगे सबसे पहले वो आपके फिंगरप्रिंट्स लेंगे, चाहे आप समंदर के रास्ते जाएं, बाय एयर जाएं, अगर असाइलम के लिए गए हैं तो सबसे पहले उन्होंने यही चेक करना होता है कि इसके कोई किसी दूसरे कंट्री में तो असाइलम नहीं करके आया, तो उसको डबलिन कहते हैं। डबलिन के बारे में मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, वो आपसे शेयर करूंगा। ये मतलब उसमें काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं जो असाइलम सीकर होता है उसके लिए।
तो खैर ये मैं इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनानी पड़ेगी, वो मैं आपसे बाद में शेयर करूँगा। और इस प्रोसेस में अभी कोई सवाल जवाब नहीं है। आप देख सकते हैं ये लड़का इराकी लड़का है, अब्बास इसका नाम है। सिर्फ पिक्चर ले रहे हैं और उसका इनिशियल मेडिकल चेकअप हो रहा है। इसके बाद डिटेल्ड मेडिकल मेडिकल होगा। उसके लिए सैंपल्स लेते हैं, ब्लड, यूरिन, मतलब जिस तरह का डिटेल होता है उसमें HIV हर तरह का टेस्ट करते हैं, और वो उसकी डेट बाद में आती है। ये जिस तरह का आप मेस देख रहे हैं बिल्कुल इसी तरह का मेस होता है, साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन, और 3 टाइम खाना देते हैं। खाना बहुत अच्छा नहीं होता है, ख़ास तौर पे एशियन के हिसाब से, जैसे कि पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली हैं, ज़ाहिर सी बात है उनके हिसाब से होता है। तो नाश्ता भी मुनासिब होता है। लंच कुछ कैंप्स में अच्छा होता है, कुछ में नहीं होता। तो लेकिन जो लोग हैं वो ख़ुद अपना खाना पकाना कर सकते हैं, क्योंकि वो कुछ पैसे देते हैं। उसमें वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें जो कैंप से जो मिलता है खाना, उसको भी अपने हिसाब से, मिसाल के तौर पे अगर वो चिकन मिला है या कोई भी चीज़ इस तरह की मिली है, तो उसको आप ख़ुद जाके अपने हिसाब से कुक कर सकते हैं। या आप बाहर भी जा सकते हैं, पैसे आपको मिलते हैं, आप अपनी ज़रूरत की मतलब की चीज़ें ले आएँ, और आप अगर किचन होता है, इलेक्ट्रिक स्टोव्स होते हैं, वहाँ आप जाके अपनी मर्ज़ी से जो कुछ मर्ज़ी पकाएँ, बेशक आप वहाँ से खाना ना लें। तो ये फैसिलिटी भी है ख़ुद पकाने की। जैसे ही ये आपकी का इनिशियल रजिस्ट्रेशन होती है, उसके बाद आपका मेडिकल की डेट आ जाती है। आपके रूम में ही एक लेटर आ जाता है कि फ़लाँ डेट को फ़लाँ हॉस्पिटल में आपका मेडिकल है, तो आप उसके लिए रेडी रहें, बस आएगी आपको लेके जाएगी। जहाँ पर भी आपने जाना होगा इस प्रोसेस के लिए ये ख़ुद ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करते हैं। तो जितने भी लोग होंगे उन सब का एक ही दफ़ा मेडिकल प्लान होता है, लिस्ट लग जाती है, फ़लाँ बंदे ने फ़लाँ बस में बैठना है। तो आप उस हॉस्पिटल में आपको बस ले भी जाती है और वापस भी लेके आती है। फिर नेक्स्ट प्रोसेस होता है इंटरव्यू का। जैसे कि आप देख सकते हैं आपको मतलब आपके फर्स्ट डे से लेके विदिन अ वीक या सेकंड वीक में आपकी इंटरव्यू की डेट आ जाती है। लेटर आ जाता है कि फ़लाँ डेट को आपका इंटरव्यू होगा, फ़लाँ जगह पे आप उसके लिए रेडी रहें, बस आएगी आपको लेके जाएगी। जी, इंटरव्यू 2 तरह के होते हैं। पहले इंटरव्यू में वो पूछते हैं कि आप किस तरह से यूरोप आए हैं या जर्मनी में आए हैं। वो सारा एक डिटेल प्लान आपने बताना होगा, क्योंकि आप में से बहुत से दोस्तों को पता होगा कि बहुत से पाकिस्तानी, एशियन, इंडियन और दूसरे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो उसको यहाँ पर कहा जाता है डंकी लगा के आना, डंकी लगा के आते हैं। तो उसमें वो कई महीनों का सफ़र करके आते हैं, क्योंकि उनके पास वीज़ा तो होता नहीं है। वो फिर समंदरों, पहाड़ों से एजेंट्स के थ्रू पैसे दे के बॉर्डर क्रॉस करते हैं और फिर जर्मनी तक पहुंचते हैं। तो वो सारा ये प्रोसेस पूछते हैं कि आप किस तरीके से आए, किस मुल्क में कितने दिन स्टे किया। मिसाल के तौर पे अगर कोई पाकिस्तान से कोई बंदा निकलता है तो वो पहले उसने ईरान जाना है। ईरान जाना आसान है, आप सब जानते हैं कि उसका वीज़ा आसानी से मिल जाता है। और ईरान से फिर टर्की जाना है, टर्की से फिर आप ग्रीक जाएंगे, यूनान, साथ उसका बॉर्डर लगता है, और यूनान से आगे फिर स्लोवेनिया। ये कई महीनों का प्रोसेस है। ख़ास तौर पे जैसे जहाँ जिन मुल्कों में जंगें छिड़ी हुई हैं या अभी रुकी हुई हैं लेकिन जंगें हो चुकी हैं, शाम है, लीबिया है, इराक़ है, अफ़गानिस्तान है, तो वो वहाँ के लोग वहाँ पर इस तरीके से पहुँचते हैं। लैंग्वेज का क्योंकि यहाँ पर बहुत इशू होता है,
तो उसके लिए ये ट्रांसलेटर अरेंज करके रखते हैं जब आपका इंटरव्यू होता है, क्योंकि बहुत से लोगों को इंग्लिश नहीं आती, चाहे पाकिस्तानी भी हों, इंग्लिश भी नहीं आती और जर्मन भी नहीं आती फॉर श्योर। तो अगर कोई जैसे ये इराकी लड़का है तो इंग्लिश आती भी हो तब भी ट्रांसलेटर मौजूद होता है जो आपकी जो अपनी नेशनल लैंग्वेज है उसको ट्रांसलेट करके जर्मन में बताता है। तो इसका जो इंटरव्यू हो रहा है इस लड़के का, इराकी लड़के का, तो इसके साथ ट्रांसलेटर मौजूद है, इंटरप्रेटर। वो उससे अरबिक में पूछता है, जो वो लड़की जो बैठी हुई है, ये जज है एक तरह से। ये इसका काम है कि डिटेल्ड प्रोसेस पूछे जो भी असाइलम सीकर है। इसका इंटरव्यू होता है, इसको कहते तो इंटरव्यू है, लेकिन इसमें बेसिकली ये यही पूछते हैं कि आप किस तरीके से जर्मनी पहुंचे हैं। वो सारा प्रोसेस A to Z एक एक चीज़ पूछते हैं। इवन कि आप जब जिस मुल्क में थे, जब बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे, उस टाइम वेदर कैसा था, गर्मी थी, धूप थी, बारिश थी, ये तक पूछते हैं। क्योंकि जो कुछ आप बताते हैं इसी से ही वो टैली करते हैं कि ये बंदा सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो आज के टेक्नोलॉजी के दौर में झूठ बोलना इम्पॉसिबल है। आप जो कुछ बताएंगे उसी से ही आपको ये मार देंगे, आपकी ज़ुबान की, आपके कहे की मार देंगे कि आपने तो ये कहा था लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसलिए जो कुछ भी बोलना है सोच समझ के बोलना है, जो बाद में आप जस्टिफाई कर सकें। जी, इस पहले इंटरव्यू के बाद दूसरा इंटरव्यू होता है। उसमें भी इसी तरह की एक जज होती है, वो ट्रांसलेटर भी मौजूद होता है। अगर आप पाकिस्तानी हैं तो वो पाकिस्तानी आपसे उर्दू में सवाल जवाब करेगा और आगे जो जज है उसको जर्मन में ट्रांसलेट करके बताएगा। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना होता है क्योंकि एक लैंग्वेज बैरियर लाजमी तौर पर रह जाता है, आ जाता है। सम टाइम आप कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ट्रांसलेटर कुछ और समझ रहा होता है और आगे वो ट्रांसलेट कुछ और कर रहा होता है। तो आपने इसको भी मेक श्योर करना होता है कि ट्रांसलेटर आपकी बात को सही तरीके से समझ रहा है या नहीं, ताकि वो आगे सही तरीके से ट्रांसलेट कर सके। तो जो दूसरा आपका सेकंड इंटरव्यू है वो पहले इंटरव्यू के 1-2 दिन के बाद या 1 वीक भी हो सकता है, उसके बाद आपका ये सेकंड इंटरव्यू होता है। उस इंटरव्यू में ये पूछते हैं कि आपका यूरोप में या जर्मनी में आने का मकसद क्या है, आपने अपना मुल्क क्यों छोड़ा। मिसाल के तौर पे अगर ये इराकी लड़का है, इराक में जंग लगी हुई थी आप जानते हैं, लेकिन आजकल तो इतने बुरे हालात नहीं हैं, तो इनको सब पता होता है किस कंट्री के क्या हालात चल रहे हैं। मिसाल के तौर पे अभी सीरिया में तो प्रॉब्लम्स हुई हैं, फ़लस्तीन में भी हुई हैं रिसेंटली, तो वो इनको पता है। तो उनके केस, जिनके मुल्क के हालात ज़्यादा ख़राब होते हैं, जंग लगी होती है, उनके असाइलम केस फ़ौरन एक्सेप्ट कर लेते हैं और अप्रूव हो जाते हैं, उनको सब चीज़ें मिल जाती हैं। सब चीज़ों से मुराद ये है कि आप वर्क परमिशन भी मिल जाती हैं, आप कहीं पर भी जॉब कर सकते हैं और आपको अकोमोडेशन मिल जाएगी और आपको अच्छे खासे पैसे भी मिलेंगे पर मंथली। अगर आप जॉब नहीं करेंगे तो पैसे मिलेंगे, जॉब करेंगे तो कोई इशू नहीं है, फिर आपकी सैलरी आपको मिल जाएगी, लेकिन टैक्स आप जैसे जर्मन लोग देते हैं वो आपने टैक्स पे करना होगा। इंटरव्यू के दौरान वो आपको काफ़ी रिलैक्स रखने की कोशिश करते हैं, आपको पानी देते हैं, आपसे पूछते हैं आपको जूस चाहिए, कोल्ड ड्रिंक चाहिए, आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। स्टूपिड किस्म के क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं करते, जो रेलेवेंट क्वेश्चन होते हैं वही करते हैं। और बस उनका मकसद ये होता है कि आप दूसरे इंटरव्यू में कि आपका आने का मकसद क्या है। मैं आपको बताता चलूँ कि जो जर्मनी है ये सिर्फ़ और सिर्फ असाइलम केस अप्रूव करता है या पास करता है उन लोगों के जिनके मुल्क में उनकी जान को ख़तरा हो। फाइनेंशियल बेसिस पे ये असाइलम केस एक्सेप्ट नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते, रिजेक्ट कर देते हैं और डिपोर्ट भी कर देते हैं। अगर तो आपने अपना ओरिजिनल पासपोर्ट या कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इनको दिया होगा तो आपको मोस्ट प्रोबेबली विद इन अ फ्यू मंथ्स आपको
डिपोर्ट कर दें। इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं अगर आपने पासपोर्ट दिया होगा। अगर पासपोर्ट या कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं दिया तो फिर चांसेस कम होते हैं, लेकिन फिर भी इनके पास डिटेल्स आ जाती हैं क्योंकि हमारी एम्बेसी से ये हर वक्त कांटेक्ट में होते हैं, उनसे पूछ रहे होते हैं, इनको सब पता होता है कि हमारे मुल्क के क्या हालात हैं। अगर आप झूठ बोलेंगे तो वो भी पकड़ा जाएगा। लेकिन अगर सपोज़ जैसे पाकिस्तान में हमारे देहाती इलाकों में या सुन्नी शिया के प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं या अहमदियों के, कादियानों के प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, तो उनके केसेस अप्रूव होने के चांसेस होते हैं। वो भी आपने जस्टिफाई करना होता है प्रूफ्स के साथ। अगर आप प्रूव कर देते हैं कि आप की कोई दुश्मनी चल रही थी, आप पर कोई मर्डर अटैम्प्ट हुआ है, तो आप जान बचा कर भागे हैं, और अगर आपकी कोई लड़ाई हुई है तो आपके जिस्म पर कोई निशान, इस तरह के कोई मेडिकल का कोई प्रूफ दें, तो उस फिर चांसेस होते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में कोई खुदा न खास्ता कोई जंगी सर्कमस्टांसेस तो नहीं है, लेकिन फिर भी सम एरियाज़ में कुछ ना कुछ चलती रहती हैं लड़ाई झगड़े। इंटरव्यू में जो कुछ भी डिस्कस होता है उसका कई पेजेस का एक पलंदा तैयार करके आपको दे देते हैं और आपसे साइन करवा लेते हैं कि जो कुछ भी हमने आपसे सवालात किए हैं वो इस रिकॉर्ड में मौजूद हैं। उनके पास भी इसकी कॉपी सिस्टम में, कंप्यूटर में भी होती है, हार्ड फॉर्म में भी अपने पास रख लेते हैं, और आपको भी एक पलंदा तैयार करके दे देते हैं कि ये हमारी और आपकी डिस्कशन हुई है और ये कुछ आपने बताया है, और जो कुछ भी आपने हमें बताया है वो हमें ट्रांसलेटर के थ्रू मिला है, तो इसमें कुछ एम्बिग्यूटी हो सकती है समझने में, लेकिन जो कुछ भी आपने बताया है वो आपको एक दफ़ा फिर भी रिपीट करता है ट्रांसलेटर कि ये आपने बताया कि, और इस पर आपको साइन भी करने होते हैं, वो फिर आप साइन करके देते हैं। तो उसके बाद आपको ग्रीन कलर की एक हाउस वाइस बना के दे देते हैं। ये हाउस वाइस एक टेम्परेरी होती है। पहले इंटरव्यू में वो आपको वो देते हैं, दूसरे इंटरव्यू में अगर आपका केस एक्सेप्टेबल है तो वो आपको एक दूसरी हाउस वाइस वो थोड़ी ऑथेंटिक होती है। पहली हाउस वाइस आपको 1 मंथ की देते हैं, दूसरी हाउस वाइस आपको 2 मंथ्स की दे देते हैं। उस हाउस वाइस का, उसको हाउस वाइस कहते हैं, और या एक आपके लिए वहाँ की आईडी, क्योंकि जब आप जर्मनी में या यूरोप में इंटर होते हैं असाइलम के लिए तो आपके पास कोई डॉक्यूमेंट तो नहीं होता, ना ही आप कोई पासपोर्ट वगैरह जमा करवाते हैं। तो ये एक अपनी जर्मनी की एक आईडी बना के दे देते हैं कि आप अब जर्मनी में लीगल हैं, स्टे कर सकते हैं, रह सकते हैं जब तक आपका केस चल रहा है। ठीक है, तो वो आईडी जो है एक ख़ास लिमिटेड एरिया पर में आप कहीं भी आ जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप सिटी से बाहर नहीं जा सकते। अगर आपने जाना है किसी से मिलने के लिए तो उसकी आपको परमिशन लेनी होगी, और वो परमिशन भी आपको तब मिलेगी जब आप ड्यूरिंग इंटरव्यू बताएंगे कि मेरे रिलेटिव्स जर्मनी में फ़लाँ शहर में, सिटी में रहते हैं। और अगर आपने बताया होगा कि हाँ फ़लाँ सिटी में मेरे फ़लाँ रिलेटिव्स रहते हैं, क्लोज़ हैं या दूर के हैं, ये भी बताना पड़ता है, तो फिर आपको वो 1-2 महीनों के बाद छुट्टी दे देते हैं कि आप ठीक है कैंप से बाहर जा सकते हैं। वैसे कोई पाबंदी नहीं होती, आप बग़ैर बताए भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आप बग़ैर बताए 2-3 दिन या 1 हफ़्ते के बाद आते हैं तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। वो हो सकता है आपका रूम किसी और को अलॉट कर दें या आपका बेड किसी और को अलॉट कर दें, तो इसलिए बेहतर होता है कि बता के जाएं। लेकिन वो उस सूरत में अगर आपने बताया कि आपके रिलेटिव्स हैं, अगर आपने ये कहा है कि आपके रिलेटिव्स यहाँ नहीं है, कोई भी नहीं है, आप अकेले हैं यहाँ पर, तो फिर आपको परमिशन नहीं मिलेगी छुट्टी के लिए। तो इसलिए इंटरव्यू में जो कुछ भी आपने बताना है वो सोच समझ कर बताना है। जो हाउस वाइस आपको देते हैं उस हाउस वाइस या आईडी पर आप काम नहीं कर सकते, जॉब नहीं कर सकते। वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको एक लीगल स्टे करने की एक परमिशन है, बस, उसके अलावा नहीं है। अगर आपको काम की, जॉब की परमिशन चाहिए तो उसके लिए हो सकता है आपको 1 साल का टाइम भी लग जाए, और लेकिन कुछ केसेस में होता है कि वो 2-3 महीनों में भी आपको जॉब की परमिशन मिल जाती है। जब आप
की थर्ड ट्रांसफ़र हो जाती है। पहले जो आपका रजिस्ट्रेशन होती है कैंप में, जिसमें आप सम टाइम 2 हफ़्ते या सम टाइम महीना भी रहना पड़ता है। उसके बाद आपकी ट्रांसफ़र होती है दूसरे कैंप में, दूसरे रीजन में। वहाँ जाते हैं, वहाँ पर डिपेंड करता है 1 माह, 2 माह या 3 माह के बाद ट्रांसफ़र हो जाती है। जब आपको दूसरी होती है, तीसरी जगह पे, तीसरी कैंप में जाते हैं या वो आपको घर मिल जाता है, तब आप को मोस्टली जॉब की परमिशन मिल जाती है। लेकिन वो भी डिपेंड करता है, अगर ये डिपेंड करता है आपके केस पर, आपका केस कितना स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग का मतलब ये है कि आपने कितने प्रूफ्स दिए हैं और कितनी आपकी बातों में वज़न है, सच्चाई है, और वाकई आप अगर अपना मुल्क छोड़ कर आए हैं तो आप वाकई आपकी जान को वहाँ ख़तरा था या नहीं। ये सब चीज़ें आपकी केस के स्ट्रॉन्ग होने की ज़मानत है, अगर आपने सच बोला है तो। अगर आप जितना भी कहें कि फ़ाइनेंशियल रीज़न थी, आपकी जॉब नहीं थी, या जो भी आप कहते हैं फ़ाइनेंशियल रीज़न की वजह से आप जर्मनी आए हैं, तो फिर आपका केस पास नहीं होगा। मोस्ट प्रोबेबली आपको जल्द से जल्द डिपोर्ट कर दें। यूरोप में जर्मनी वाहिद कंट्री है जो सबसे ज़्यादा डिपोर्टेशन करता है। डज़न्ट मैटर कौन से कंट्री का है, लेकिन वो उसी सूरत में जो मैं आपको बता चुका हूँ कि उसके केस पे डिपेंड करता है। जी फ्रेंड्स, ये है असाइलम का प्रोसेस, इनिशियल प्रोसेस जो मैं आपको अभी बता चुका हूँ। मज़ीद इसके बाद क्या होता है, अगर आपका केस रिजेक्ट हो जाता है, सम टाइम आपको विदिन 3-4 मंथ्स में कोर्ट की तरफ से पोस्ट आ जाती है कि आपका केस पास हो गया है या रिजेक्ट हो गया है। तो उसमें आपको क्या करना चाहिए वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, और डबलिन का प्रोसेस बताऊंगा। डबलिन क्या है, क्यों होती है, कैसे होती है, ये अगली वीडियो में मैं कवर करूंगा। और उसके बाद आपको किस किस किस्म की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जर्मनी में असाइलम के बाद, ये मैं आपको अगली वीडियोस में बताऊंगा। अभी तक के लिए इतना ही। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो को देखने का, पसंद करने का। और प्लीज़ आपके माइंड में आपके माइंड में कोई भी सवालात हैं तो, या मैं अपनी वीडियोस को कैसे बेहतर बना सकता हूँ, कोई सजेशन है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट में मेंशन करें। मैं जानता हूँ मेरी एडिटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि मैं बस फ्री टाइम में ही मैं इस तरह की वीडियोस बनाता हूँ। उस पर भी मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है और वीकेंड पर ही मेरे पास टाइम होता है। तो जितनी इन्फॉर्मेशन और करेक्ट इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, उस पर मैं काफ़ी काम करके कलेक्ट करके इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करता हूँ। तो ये जो प्रोसेस आपको बताया ये बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। आप इसको जिस तरीके से चाहें चेक कर सकते हैं। और आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें और अपने बाकी दोस्तों के साथ जिनको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए उनसे भी शेयर करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।